आज लिटरेरी टर्म में 76 पेज पर ओ से शुरू करते हैं और देखते हैं ओ का। पहला लिखा है ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव। ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ सहसंबंधी। टी.एस. इलियट ने इस वाक्यांश का प्रयोग वस्तुओं के एक समूह, एक स्थिति, घटनाओं की एक श्रृंखला का वर्णन करने के लिए किया था। वस्तुओं के एक समूह, एक स्थिति, घटनाओं की एक श्रृंखला का वर्णन करने के लिए किया था, जो उस विशेष भावना का सूत्र होगा। ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव। टी.एस. इलियट ने इस वाक्यांश का प्रयोग किया था किसके लिए? वस्तुओं के एक समूह, एक स्थिति, घटनाओं की एक श्रृंखला का वर्णन करने के लिए किया था, जो उस विशेष भावना का सूत्र होगा जिसे कवि महसूस करता है और पाठक में जागाने की उम्मीद करता है। The poet feels and hopes to evoke in the reader. नेक्स्ट वाला है आउलीपो। आउलीपो का क्या तात्पर्य? आउलीपो का तात्पर्य 20वीं सदी के मध्य की कविता और गद्य से है। आउलीपो का तात्पर्य 20वीं सदी के मध्य की कविता और गद्य से है, जो अतिरिक्त चुनौती के लिए मनमाने नियमों पर आधारित है। अतिरिक्त चुनौती के लिए मनमाने नियमों पर आधारित है। उल्लेखनीय लेखक रेमंड क्यूनेव, वाल्टर आबिस थे। ये आउलीपो के जो है उल्लेखनीय जो हैं लेखक जो कौन है? रेमंड क्यूनेव, QUENEAU, क्यूनेव हैं, और वाल्टर एबिस, ABISH, वाल्टर एबिस और रेमंड क्यूनेव हैं। ओलिपो का तात्पर्य ये है। 20वीं सदी के मध्य की कविता और गद्य से है, जो अतिरिक्त चुनौती के लिए मनमाने नियमों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है पैरेबल। पैरेबल मतलब दृष्टांत। एक्सटेंडेड मेटाफॉर टोल्ड, विस्तारित रूपक कहा गया इसको। एक्सटेंडेड मेटाफॉर टोल्ड, इसको कहते हैं ना विस्तारित रूपक। पैरेबल को कहा गया एक्सटेंडेड मेटाफॉर, यानी विस्तारित रूपक कहा गया, और इसको दर्शाने या सिखाने के लिए एक किस्सा के रूप में। एज एन एनेक्डोट टू इलिस्ट्रेट और टीच ए मोरल लेसन, मतलब किसी दृष्टिकोण से, किसी कहानी से मोरल लेसन पढ़ाने के लिए पैरेबल यूज किया जाता है। देखिए, दृष्टांत एक अलंकार है जो आमतौर पर अंत में एक नैतिक पाठ के साथ एक छोटी कहानी प्रस्तुत करता है। नैतिक पाठ के साथ एक छोटी कहानी प्रस्तुत करता है। आपने अक्सर अपने बड़ों से ऐसी कहानियां सुनी होंगी, जैसे कि द बॉय हु क्राइड वॉल्फ, द बॉय हु क्राइड वॉल्फ एंड ऑल इज वैनिटी, ऐसी कहानियां सुनी होंगी। द बॉय हु क्राइड वुल्फ या ऑल इज वैनिटी, ये दृष्टांत हैं क्योंकि वे आपको एक निश्चित नैतिक पाठ सिखाते हैं। ये पैरेबल है। अगला है पैरालिप्सिस। पैरालिप्सिस ग्रीक शब्द पैरालीपेन से बना है। पैरालिप्सिस जो है ग्रीक शब्द पैरालीपेन से बना है। PARALEIPEIN, पैरालीपेन से बना है। इसका अर्थ है किसी चीज को एक तरफ छोड़ देना या छोड़ देना। एक तरफ छोड़ देना, पैरालिप्सिस। इसका अर्थ है किसी चीज को एक तरफ छोड़ देना या छोड़ देना। इसे एक अलंकारिक उपकरण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें किसी विषय के संक्षिप्त उपचार के माध्यम से एक विचार सुलझाया जाता है। एक छोटा सा उपचार दिया जाता है किसी सब्जेक्ट का, जबकि मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आर ओमिटेड, लेकिन इसमें जो विशेष बिंदु होते हैं उनको जो हटा लिया जाता है। उपचार दिया जाता है लेकिन जो विशेष बिंदु है उनको हटा लिया जाता है। जैसे एक लाइन है, आई एम नॉट सेइंग आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंट्रीज लॉन्गेस्ट रन ऑफ अनइंटरप्टेड पीस इन 35 years।
I am not saying I am responsible for this country's longest run of uninterrupted peace in 35 years. I am not saying that from the ashes of captivity never has a phoenix metaphor been more personified. I am not saying Uncle Sam can kick back on a lawn chair, sipping on an iced tea, because I have not come across any one man enough to go toe with me on my best day. मैं यह नहीं कह रहा कि मैं इस देश में 35 वर्षों में सबसे लंबे समय तक निर्बाध शांति के लिए जिम्मेदार हूँ. आई एम नॉट सेइंग आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंट्रीज लॉन्गेस्ट रन ऑफ अनइंटरप्टेड पीस इन 35 ईयर्स. 35 वर्षों में सबसे लंबे समय तक निर्बाध शांति के लिए जिम्मेदार हूँ. मैं यह नहीं कह रहा कि कैद की राख से आई एम नॉट सेइंग दैट फ्रॉम द एसेस ऑफ कैप्टिविटी नेवर हैज ए फोइनिक्स मेटाफॉर बीन मोर पर्सोनिफाइड. यह नहीं कह रहा कि कैद की राख से फीनिक्स रूपक कभी भी अधिक मानवीय नहीं हुआ. मैं यह नहीं कह रहा कि अंकल सैम लॉन की कुर्सी पर आराम से बैठकर आइस्ड टी की चुस्की ले सकते हैं. I am not saying Uncle Sam can kick back on a lawn chair, sipping on an iced tea, because I have not come across any one man enough to go toe with me on my best day. चुस्की ले सकते हैं क्योंकि मैं अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जो मेरे सबसे अच्छे दिन में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके. अगली हेडिंग है पैरोडी. PARODY. पैरोडी मीन्स होता है ह्यूमरिस्टिक इमिटेशन. HUMOURISTIC. ह्यूमरिस्टिक इमिटेशन, हास्यपूर्ण अनुकरण. पैरोडी का मतलब होता है हास्यपूर्ण अनुकरण. पैरोडी एक किसी विशेष लेखक, कलाकार या विधा की नकल करना, हास्य प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जानबूझकर उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है. हास्य जो होता है, पैरोडी एक किसी विशेष लेखक, कलाकार या विधा की नकल करना, हास्य प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जानबूझकर उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना. पैरोडी में हास्य प्रभाव साहित्य के किसी प्रसिद्ध अंश की उल्लेखनीय विशेषताओं की नकल करके और उन पर अत्यधिक जोर देकर प्राप्त किया जाता है. पैरोडी में हास्य प्रभाव साहित्य के किसी प्रसिद्ध अंश की उल्लेखनीय विशेषताओं की नकल करके और उन पर अत्यधिक जोर देकर प्राप्त किया जाता है. जैसे कि कैरिकेचर में जहां हास्य प्रभाव प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की कुछ विशेषताओं को उजागर किया जाता है, जहां हास्य प्रभाव प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की कुछ विशेषताओं को उजागर किया जाता है. इस स्विफ्ट की एक लाइन है, स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स यात्रा कथाओं की पैरोडी होने के साथ साथ समकालीन इंग्लैंड पर व्यंग भी है. स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवल जो है यात्रा कथाओं की पैरोडी होने के साथ साथ समकालीन इंग्लैंड पर व्यंग भी है. तो ये पैरोडी है. पैरोडी मतलब किसी विशेष लेखक, कलाकार या विधा की नकल करना, हास्य प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जानबूझकर उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना. पैरोडी में हास्य प्रभाव साहित्य के किसी प्रसिद्ध अंश की उल्लेखनीय विशेषताओं की नकल करके और उन पर अत्यधिक जोर देकर प्राप्त किया जाता है. जैसे कि कैरिकेचर में जहां हास्य प्रभाव प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की कुछ विशेषताओं को उजागर किया जाता है. स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल यात्रा कथाओं की पैरोडी होने के साथ साथ समकालीन इंग्लैंड पर व्यंग भी है. अगली हेडिंग है पैरोनोमेसिया. पारोनोमेसिया. देखिए, पारोनोमेसिया एक अलंकारिक उपकरण है जिसे जानबूझकर समान ध्वनियों लेकिन अलग अलग अर्थ वाले शब्दों के बीच भ्रम का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. पारोनोमेसिया एक अलंकारिक उपकरण है जिसे जानबूझकर समान ध्वनियों लेकिन अलग अलग अर्थ वाले शब्दों के बीच भ्रम का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले
वाक्यांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। या एक शब्द खेल की तरह है, या एक शब्द जो है खेल की तरह है और इसे एक वाक्य के रूप में भी जाना जाता है। ये है पैरानोमिस, मतलब जहां जानबूझकर समान ध्वनियों लेकिन अलग अलग अर्थ वाले शब्दों के बीच भ्रम का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वाक्यांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक शब्द खेल की तरह है और इसे एक वाक्य के रूप में भी जाना जाता है। ये हो गया पैरानोमेसिया। अगला है पैरोनिम, PARONYM। पैरोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। पैरोनिम देखिए ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान हो लेकिन स्पेलिंग और अर्थ भिन्न हो। ऐसे शब्द वर्ड्स हैविंग सम प्रोनाउंसिएशंस बट डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग, वर्तनी और अर्थ भिन्न हो, उच्चारण समान हो, तो पैरोनिम। अगला है पैस्टिचे, पैस्टिस PASTICHE। पैस्टिस मतलब होता है कई तत्वों को एक साथ जोड़ना या चिपकाना या शैलियों का मिश्रण, इसी को बोलते हैं पैस्टिस। टू कॉम्बाइन और पेस्ट टूगेदर मल्टीपल एलिमेंट्स मिक्सिंग अप ऑफ जेनर्स। देखिए पेस्टिस एक साहित्यिक कृति है जो किसी अन्य लेखक की किसी अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक कृति की नकल करती है। पेस्टिस एक साहित्यिक कृति है जो किसी अन्य लेखक की किसी अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक कृति की नकल करती है। पैरोडी के विपरीत इसका उद्देश्य मजाक उड़ाना नहीं। पैरोडी के विपरीत ये है पेस्टिस, क्योंकि पैरोडी के विपरीत इसका उद्देश्य मजाक उड़ाना नहीं बल्कि उस साहित्यिक कृति का सम्मान करना है जिसकी वह नकल करती है। उस साहित्यिक कृति का सम्मान करना है जिसकी वह नकल करती है। पेस्टिस शब्द एक साहित्यिक कृति पर भी लागू होता है जो विभिन्न साहित्यिक कृतियों में नकल की गई थीम, अवधारणाएं और पात्रों जैसी वस्तुओं का विस्तृत मिश्रण है। पात्रों जैसी पेस्टिस शब्द एक साहित्यिक कृति पर भी लागू होता है जो विभिन्न साहित्यिक कृतियों से नकल की गई थीम, अवधारणाएं और पात्रों जैसी वस्तुओं का एक विस्तृत मिश्रण है। उदाहरण के लिए कई पेस्टिस उदाहरण जासूसी उपन्यासों के रूप में हैं जो शार्लॉक होम्स की मूल कहानियों के अंदाज में लिखे गए हैं। जो शार्लॉक होम्स जो हैं वो जो है एक शार्लॉक होम्स की मूल कहानियों के अंदाज में लिखे गए हैं। इसमें या तो शार्लॉक होम्स या उसके जैसा कोई मुख्य पात्र होता है, तो ये पेस्टिज होता है। पेस्टिज शब्द एक साहित्यिक कृति पर भी लागू होता है जो विभिन्न साहित्यिक कृतियों से नकल की गई थीम, अवधारणाएं और पात्रों जैसी वस्तुओं का एक विस्तृत मिश्रण है। उदाहरण के लिए कई पेस्टिज उदाहरण जासूसी उपन्यासों के रूप में हैं जो शार्लॉक होम्स की मूल कहानियों के अंदाज में लिखे गए हैं और इसमें या तो शार्लॉक होम्स या उसके जैसा कोई मुख्य पात्र होता है। अगली हेडिंग है पैथेटिक फैल्सी। पैथेटिक फैल्सी यानी दयनीय भ्रांति। पैथेटिक फैल्सी यानी मानव आचरण को दयनीय बनाना और प्रकृति के प्रति भावनाएं। पैथेटिक फैल्सी का मतलब है मानव आचरण को दयनीय मानना और प्रकृति के प्रति भावनाएं। Ascribing human conduct and feelings to nature, प्रकृति के प्रति भावना। देखिए दयनीय भ्रांति एक साहित्यिक युक्ति है। दयनीय भ्रांति एक साहित्यिक युक्ति है जो प्रकृति की निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण और भावनाएं प्रदान करती है। दयनीय भ्रांति एक साहित्यिक युक्ति है जो प्रकृति की निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण और भावनाएं प्रदान करती है। शब्द दयनीय का प्रयोग दयनीय होने के अपमानजनक अर्थ में नहीं किया गया है। शब्द जो दयनीय है यानी जो पैथेटिक दिया गया है उसका प्रयोग दयनीय होने के अपमानजनक अर्थ में नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ इसका अर्थ है किसी और चीज को भावनाएं प्रदान करना। इम्पार्टिंग इमोशंस टू समथिंग एल्स, किसी और चीज को भी भावनाएं प्रदान करना। उदाहरण के लिए वाक्य जो दिया गया है जैसे दी सोम्बर क्लाउड्स डार्कनेड अवर मूड, उदास बादलों ने हमारे मूड को काला कर दिया। दी सोम्बर SOMBR, सोम्बर क्लाउड्स
डार्केंड अवर मूड, उदास बादलों ने हमारे मूड को काला कर दिया। ये एक दयनीय भ्रांति है, क्योंकि मानवीय गुण प्रकृति की एक निर्जीव वस्तु को दिए जाते हैं जो एक मूड को दर्शाता है। पैथेटिक फैल्सी, बिकॉज ह्यूमन एट्रीब्यूट्स आर गिवन टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर रिफ्लेक्टिंग ए मूड। निर्जीव वस्तु को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कैसा होता है, यहाँ पर जो है मूड को दर्शाता है। अगली हेडिंग है पेरीपेचिया या रिवर्सल, REVERSAL, पेरीपेचिया, PERIPETEIA। देखिए, पेरीपेटिया और रिवर्सल का मतलब होता है उल्टाव, भाग्य का उल्टा होना। यह दुखद नायक या नायक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, असफलता से सफलता या सफलता से असफलता की ओर। या तो इसका नायक या के लिए महत्वपूर्ण मोड़ है, या तो असफलता से सफलता या सफलता से असफलता की ओर। पॉइंट ट्रेजिक हीरो, प्रोटैगोनिस्ट, फ्रॉम फेलर टू सक्सेस, सक्सेस टू फेलर, यही चलता है पेरीपोटिया और उल्टा में। अगला लिखा है अगला है पेरीफेरसिस। क्या है? पेरीफेरसिस। पेरीफेरसिस, PERIPHRASIS। पेरीफेरसिस क्या है? ये सरकम लोक्यूशन का सिनोनिज्म है, ये पर्यायवाची है। सरकम लोक्यूशन, CIRCUMLOCUTIO, सरकम लोक्यूशन का पर्यायवाची, और जिसका मतलब होता है गोलमोल भ्रामक वाक्यांश, राउंड अबाउट स्पीच और फ्रेज। अच्छा, ये जो पेरीफेरजी जो है, ये ग्रीक वर्ड पेरीफ्रेजियन से लिया गया है, PERIPHRAZEIN, पेरीफ्रेजेन से लिया गया है ग्रीक वर्ड पेरीफेरसिस, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। यह एक शैलीगत उपकरण है जिसे किसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए अत्यधिक और लंबे शब्दों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिसे किसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए अत्यधिक और लंबे शब्दों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे एक छोटी अभिव्यक्ति या कुछ शब्दों में व्यक्त किया जा सकता था। यह चीज़ों के बारे में लिखने का एक अप्रत्यक्ष या गोलमोल तरीका है। चीज़ों के बारे में लिखने या अप्रत्यक्ष या गोलमोल तरीका है। उदाहरण के लिए, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ की बजाय मैं करूँगा लिख दिया जाए। क्या? मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू की जगह पर लिख दिया जाए आई विल, मैं करूँगा, का उपयोग करना पेरीफेसिस है। इसे सरकमलोक्यूशन भी कहा जाता है, लेकिन सरकमलोक्यूशन और पेरीफेसिस के बीच थोड़ा अंतर है। जब वह गिरफ्तार हो गया, बिना किसी जमानत के मुझे ले जाया जाएगा, ये विलियम शेक्सपियर द्वारा जो सोनेट 74 है उसका अंश है। When that fell arrest without all bail shall carry me away। तो विलियम शेक्सपियर द्वारा सोनेट 74, बिना किसी जमानत के मुझे ले जाया जाएगा, इस अंश में शेक्सपियर मृत्यु और उसके परिणामों की व्याख्या कर रहे हैं। इस अंश में शेक्सपियर मृत्यु और उसके परिणामों की व्याख्या कर रहे हैं। जब वह गिरफ्तार हो गया, बिना किसी जमानत के मुझे ले जाया जाएगा। उन्हें मृत्यु को जब वह गिर गया के रूप में चित्रित करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका इस्तेमाल किया है। यहाँ इसका मतलब है जब मृत्यु आएगी तो कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। अगली हेडिंग है पर्सोना, PERSONA। पर्सोना मतलब व्यक्तित्व। देखिए, लेखक की आवाज या आकृति जो वास्तविक लेखक के मूल्यों को बताती और साझा करती है। लेखक की आवाज या आकृति जो वास्तविक लेखक के मूल्यों को बताती और साझा करती है, जिसे कहानी की संरचना भी कहा जाता है, और जो निहित लेखक हो भी सकता है और नहीं भी। मूल्यों को बताती और साझा करती है, जिसे कहानी की संरचना भी कहा जाता है, और जो निहित लेखक हो भी सकता है और नहीं भी। व्यक्तित्व। अगली हेडिंग है पर्सोनिफिकेशन या प्रोजोपोपिया।
पर्सोनिफिकेशन या प्रोजोपोपिया, PROSOPOPOEIA। अब पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, पोइया तो इसका भी अर्थ होता है, देखिए मानव रूपता। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म भी होता है, ये सब एक ही हैं, पर्सोनिफिकेशन, प्रोजोपोइया या एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ये सब क्या है, ये एक ही हैं सब। मानव रूपता, देखिए मानव को जिम्मेदार ठहराना या लागू करना निर्जीव वस्तुओं, जानवरों या प्राकृतिक घटनाओं के प्रति गुण है। ठहराना या लागू करना निर्जीव वस्तुओं, जानवरों या प्राकृतिक घटनाओं के प्रति गुण है। एट्रीब्यूट और अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और नेचुरल फेनोमेना। अगली हेडिंग है फिलिस्टीन। फिलिस्तीन क्या होता है, देखिए भौतिक दृष्टिकोण वाले लोग और संस्कृत के प्रति उदासीन। देखो अर्नोल्ड साहब ने फिलिस्तीन की परिभाषा दी है, पीपल ऑफ मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर। संस्कृत से उनका कोई लेना देना नहीं है और भौतिक दृष्टिकोण वाले लोग। अगली हेडिंग है साहित्यिक चोरी, प्लेजियरिज्म। साहित्यिक चोरी, किसी अन्य व्यक्ति के विचारों का उपयोग करना स्वयं के लेखन के रूप में। रिफर्स टू लिटरेरी थेफ्ट, तो इसको बोलते हैं ना, किसी अन्य व्यक्ति के विचारों का उपयोग करना स्वयं के लेखन के रूप में, प्लेजियरिज्म। Another person thoughts writings as one shot, है ना, साहित्यिक चोरी होता है। अगली हेडिंग है प्ल्यूनोनाज्म, PLEONASM, प्ल्यूयोनाज्म। देखिए द यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन इज नेसेसरी फॉर क्लियर एक्सप्रेशन, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक। द यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन इज नेसेसरी फॉर क्लियर एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक। फ्लूनोस एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। फ्लूनोस में एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है अतिरिक्त, एक्सेसिस, EXCESS, एक्सेसिस। यह एक अलंकारिक उपकरण है जिसे किसी विचार को व्यक्त करने के लिए दूसरे या अधिक शब्दों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये शब्द अनावश्यक हैं, जैसे कि प्लियोनॉस के निम्नलिखित उदाहरणों में जलती हुई आग और काला अंधकार। ये शब्द अनावश्यक हैं, जैसे कि प्लियोनॉस के निम्नलिखित उदाहरणों में जलती हुई आग और काला अंधकार। प्लियोनॉस में एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है अतिरिक्त। यह एक अलंकारिक उपकरण है जिसे किसी विचार को व्यक्त करने के लिए दूसरे या अधिक शब्दों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये शब्द अनावश्यक हैं, जैसे कि प्ल्यूनॉस्म के निम्नलिखित उदाहरण, जैसे जलती हुई आग और काला अंधकार। कभी कभी प्ल्यूनॉस्म को टाटोलॉजी भी कहा जाता है, जो शब्दों की पुनरावृत्ति है। क्या बोलते हैं? टाटोलॉजी, विच इज रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। कभी कभी ये भी कहा जाता है टाटोलॉजी। जैसे दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर में कहा जाना है, तो उसमें ये कहा गया है दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। कवि लोग प्रतिभाहीन ढोंगियों को कहते हैं, या सबसे निर्दयी कट था। विलियम शेक्सपियर जूलियस सीजर कहते हैं, विलियम शेक्सपियर जूलियस सीजर में कहते हैं कि दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेड कट ऑफ ऑल, सबसे निर्दयी कट था, है ना। तो ये है ल्यूनेज, मतलब फ्लूनॉस मतलब आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग, स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक। अगला हेडिंग है पोएटेस्टर्स, यानी काव्यात्मक कवि लोग। पोएटेस्टर्स, POETASTERS। तो इसमें बोलते हैं कवि लोग प्रतिभाहीन ढोंगियों को कहते हैं, अनटैलेंटेड प्रिटेंडर टू द पोएटिक आर्ट।
कवि लोग प्रतिभाहीन ढोंगियों को कहते हैं। अगली हेडिंग है पोएटिक जस्टिस, काव्य कला। इसको काव्यात्मक न्याय भी कह सकते हो। पोएटिक जस्टिस को क्या बोलते हैं? काव्यात्मक न्याय। देखिए, साहित्य में काव्यात्मक न्याय एक न्याय का आदर्श रूप, जिसमें अच्छे पात्रों को पुरस्कृत किया जाता है और बुरे पात्रों को उनके भाग्य के विडंबनापूर्ण मोड़ द्वारा दंडित किया जाता है। काव्यात्मक न्याय, साहित्य में काव्यात्मक न्याय एक न्याय का आदर्श रूप, जिसमें अच्छे पात्रों को पुरस्कृत किया जाता है और बुरे पात्रों को उनके भाग्य के विडंबनापूर्ण मोड़ पर दंडित किया जाता है। इन लिटरेचर, पोएटिक जस्टिस is an ideal form of justice in which the good characters are rewarded and the bad characters are punished by an ironic twist of their fate. बुरे पात्रों को उनके भाग्य के विडंबनापूर्ण मोड़ द्वारा दंडित किया जाता है। अगली हेडिंग है पोएटिक लाइसेंस, LICENSE। पोएटिक लाइसेंस का मतलब होता है काव्यात्मक स्वतंत्रता। देखो, कविता में भाषा और तथ्यों के साथ स्वतंत्रता जिसका कवि आनंद लेता है, इसको काव्यात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। कविता में भाषा और तथ्यों के साथ स्वतंत्रता जिसका कवि आनंद लेता है, उसको बोलते हैं काव्यात्मक स्वतंत्रता, पोएटिक लाइसेंस। अगला है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण शब्द, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब होता है दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण शब्द दृश्य से तात्पर्य है कि कहानी कौन कह रहा है या कौन इसका वर्णन कर रहा है। कहानी या उपन्यास के जो मुख्य तरीकों से किया जाता हुआ बात, वो 3 मुख्य तरीके होते हैं। कहानी या उपन्यास के वर्णन के मुख्य तरीके से 3 होते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन का है, या सेकेंड पर्सन का है, या थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति का है। यही तो होता है पॉइंट ऑफ व्यू। दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए पूछें कौन बात कर रहा है। दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए हु इज डूइंग द टॉकिंग, कौन बात कर रहा है। यदि कथावाचक खुद को मैं या मुझे के रूप में संदर्भित करता है, यदि कथावाचक खुद को मैं या मुझे के रूप में संदर्भित करता है, तो आप जान जाएंगे कि कहानी पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से बताई जा रही है। तो आप जान जाएंगे कि कहानी पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से बताई जा रही है। पहले व्यक्ति के कथन कहानी के अंदर के पात्र हैं और अधिकांश कथा प्रदान करेंगे। यदि कथावाचक सीधे पाठक से आप के रूप में बात करता है, तो कहानी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण में है और इस शैली का उपयोग साहित्य में बहुत कम किया जाता है। और यदि कथावाचक कहानी के सभी पात्रों को वह या वह के रूप में संदर्भित करता है और उनके विचारों को जानता है और उनके कार्यों को तब भी देखता है जब वे अकेले होते हैं, तो कहानी तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण में है। अगली हेडिंग है पॉलीपोटोटन, POLYPTOTON। पॉलीपोटोटन मतलब होता है, पॉलीपोटोटन एक शैलीगत युक्ति है जो एक ही मूल शब्द की अलंकारिक पुनरावृत्ति है। पॉलीपोटोटन एक शैलीगत युक्ति है जो एक ही मूल शब्द की अलंकारिक पुनरावृत्ति है। एक ही मूल शब्द की इज हिस्टोरिकल रिपीटेशन ऑफ द सेम रूट वर्ड, एक ही मूल शब्द की अलंकारिक पुनरावृत्ति। हालांकि हर बार शब्द को अलग तरीके से दोहराया जाता है, जैसे कि यूपिटर, IUPPITER, यूपिटर, लोवी, लोविस, लवम शब्द मूल शब्द लव से निकले हैं। यूपिटर, लोवी, लोविस, लवम शब्द जो हैं, ये मूल शब्द लव से निकले हैं। एटाना क्लासिस, एटाना ANTANACLASIS, एटाना क्लासिस एक और भाषाई युक्ति है जो पॉलीपोटोटन के समान है। पॉलीपोटोटन, POLYPTOTON, पॉलीपोटोटन के समान है, जिसमें समान शब्दों को कई बार दोहराया जाता है, लेकिन हर बार अलग अलग अर्थों के साथ, और वह भी एक ही वाक्यांश या वाक्य में। हर बार पॉलीपोटोटन के समान है, जिसमें शब्दों को कई बार दोहराया जाता है, लेकिन हर बार अलग अलग अर्थों के साथ साथ, और वह भी एक ही वाक्यांश या वाक्य में। उदाहरण के लिए कहा जाए, दी ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें जिस चीज से डरना चाहिए वह है डर। तो ये है यहाँ पे पॉलीपोटोटन, PTOTON। अगली हेडिंग है पोर्टमन टू,
PORTMANTEAU, पोर्टमंटू। पोर्टमंटू एक साहित्यिक उपकरण है। पोर्टमंटू जो है एक साहित्यिक उपकरण है। पोर्टमंटू जो है एक साहित्यिक उपकरण है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है। एक नया शब्द बनाया जाता है। पोर्टमंटू शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के भागों को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन यह हमेशा एक ही अवधारणा को संदर्भित करता है। आजकल पोर्टमंटू शब्दों के उदाहरण हैं शिक्षा प्लस मनोरंजन, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो इसको क्या हो जाएगा, एडुटेनमेंट। इसको बोलते हैं, शिक्षा और एजुकेशन को मिलाएं एडुटेनमेंट, EDUTAINMENT, एडुटेनमेंट। अच्छा, मेडिकल और केयर तो मेडिकेयर, MEDICAR, मेडिकेयर। और पैरासूट प्लस ट्रूप्स, TROOPS, पैरासूट, और PARACHUT, पैरासूट प्लस ट्रूप्स तो हो जाएगा पैरा ट्रूप्स, यानी पैरा ट्रूप्स। कैमरा प्लस रिकॉर्डर तो कैम कॉर्डर, CAMCORDR, कैम कॉर्डर। वेब प्लस लॉग तो व्लॉग। तो ये हो गया ना पोर्टमंटू। पोर्टमंटू एक साहित्य उपकरण है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है। पोर्टमंटू शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के भागों को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन यह हमेशा एक ही अवधारणा को संदर्भित करता है। तो ये कुछ शिक्षा प्लस मनोरंजन यानी एजुकेशन एंटरटेनमेंट तो एडुटेनमेंट, मेडिकल केयर तो मेडिकेयर हो गया, पैराशूट ट्रूप्स मतलब पैरा ट्रूप्स, कैमरा रिकॉर्डर तो कैम रिकॉर्डर, वेब लॉग तो ब्लॉग। तो इस तरीके से ये पोर्टमैंट्यू तक हुए। आगे जो है पी के और भी है, उनको बाद में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माई वीडियोज।